नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संजय जी एस पॉइंट में। मैं संजय सर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और बेहतर क्लास लेकर, जहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न का संकलन आपके समक्ष कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जुड़ते चले जाएं और जोड़ते चले जाएं। आपका कारवा है, आनंद उठाते रहें। आइए क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, अधिक बातें न करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सतही तरंगे है? क्या है? सतही तरंगे। ऑप्शन ए दे रहा है पी तरंगे, ऑप्शन बी दे रहा है यल तरंगे, ऑप्शन सी दे रहा है यस तरंगे और ऑप्शन डी दे रहा है यम तरंगे। तो इसमें कौन सी सतही तरंगे है? तो इसका ऑप्शन होगा एल तरंगे। एल तरंगे क्या है? सतही तरंगे है जो सतह पर चलती है और यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है। एल तरंगे विनाशकारी होती है। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन होती है? यल तरंगे होती हैं। पी तरंगे की बात करें तो पी तरंगों की स्पीड सबसे अधिक होती है। यह 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलती है। 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलती है और इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। जो पी तरंग की बात करें तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है। यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और हम बात करें एस तरंगे की, तो एस तरंगे कौन सी होती है? इसकी चाल 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी रफ्तार धीमी होती है। यह तरंगे केवल ठोस में गति करती है। कहाँ पे? केवल ठोस में चलती है दोस्तों। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सेकंड की तरफ। आप लोग बने रहें, बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर में फैला हुआ है? कौन सा महासागर है जो भूमध्य सागर में फैला हुआ है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है हिंद महासागर, ऑप्शन बी दे रहा है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी दे रहा है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी दे रहा है आर्कटिक महासागर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा सी। क्या होगा? अटलांटिक महासागर। यह अटलांटिक महासागर जो है ये जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से कहाँ भूमध्य सागर से जुड़ता है और भूमध्य सागर से जुड़ता है यहाँ पे यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। ये यदि बात करें हम भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर में प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, स्ट्रोम्बोली पर्वत को। स्ट्रोम्बोली पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका कौन सी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हमेशा 24 घंटे क्या होती है? ज्वलित होती रहती है, प्रकाश निकलता रहता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पर सभी क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा दोस्तों। आप लोग बने रहिए और बढ़िया से पढ़िए। सब पेट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जा रहा है। तो वो पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद खंडों का संग्रह यानी कितने खंड है अथर्ववेद में? ऑप्शन ए दे रहा है 20, ऑप्शन बी दे रहा है 15, ऑप्शन सी दे रहा है 10, ऑप्शन डी दे रहा है 5। तो कितने खंडों का संग्रह है? तो यह है 15 खंडों का संग्रह है। ऑप्शन बी सही होगा। अथर्ववेद 15 खंडों का संग्रह है। हम वेद की बात करें तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के वेद होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी वेद कहा जाता है। किसे? 3 वेदों को त्रयी वेद कहा जाता है। उसमें त्रयी वेद में दोस्तों पूछा जाए तो याद रखिएगा वो नहीं आएगा। अथर्ववेद त्रयी वेद में नहीं शामिल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ। पूछ रहा है भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दे रहा है सोनागिरी, ऑप्शन बी दे रहा है पावापुरी, ऑप्शन सी दे रहा है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन डी दे रहा है माउंट आबू। तो क्या होगा दोस्तों? भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह ऑप्शन होगा बी, पावापुरी में। पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भगवान महावीर स्वामी को। इनके बारे में डिटेल जान लिया जाए तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यह 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिए थे और 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिए थे और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और यह 72 वर्षों तक, कितने वर्षों तक दोस्तों? 72 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे और पावापुरी में उन्हें जाकर मोक्ष की प्राप्ति मिली 72 वर्ष की अवस्था में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। 468। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ। तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए दे रहा है श्रावस्ती, ऑप्शन बी दे रहा है तक्षशिला, ऑप्शन सी दे रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी दे रहा है रंगून। इसमें से क्या सही होगा दोस्तों? तो यह होगा सी, ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। यह उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो अशोक था। अशोक वहाँ का शासक था। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी और उसका अध्यक्ष जो थे यह मोगलीपुत्र तीस्थ, मोगलीपुत्र तीस्थ थे। आइए आगे बढ़ते हम लोग। यह 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। कब हुआ था दोस्तों? 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग सुनते चले जाइए, याद होता चला जाएगा। इतिहास है, कहानियों का संग्रह है, कहानी अब सुनते रहिए, याद होता चला जाता है। आइए 6 देखते हैं। बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप है। बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप है। ए दे रहा है धम्मेक स्तूप, बी दे रहा है महाबोधि स्तूप, सी दे रहा है केसरिया स्तूप और डी दे रहा है सांची स्तूप। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा दोस्तों। क्या होगा? सांची का स्तूप। सबसे बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? तो सांची का स्तूप है। इसका निर्माण सबसे पहले किसने कराया था? सांची का स्तूप अशोक के द्वारा तीसरी ईसा शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी में अशोक के द्वारा किया गया था। सांची का स्तूप अशोक ने कराया था और इस पे शुंग वंश द्वारा बलुआ पत्थर से नक्काशी कराई गई थी। किससे? शुंग वंशों ने बलुआ पत्थर के द्वारा नक्काशी कराई गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत की एक महाजनपद से होकर बहती थी। कौन सा महाजनपद था? किस महाजनपद से होकर बहती थी? ऑप्शन दिया है ए कंबोज, ऑप्शन बी दिया है
कौशल, ऑप्शन सी दिया है मगध, ऑप्शन डी दिया है मत्स्य। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा मगध। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या होगा? मगध। मगध की बात करें तो यह महाजनपद से होकर, मगध की महाजनपद से होकर गुजरती थी ये नदियाँ। और यह मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इस मगध पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंशों का शासन था। इसकी राजधानी राजगिरी थी मगध की। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। राजगिरी की बात किया जाए तो राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजगिरी कितने पहाड़ियों से घिरी थी? तो यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी राजगिरी। राजगिरी की बात करें, इसी तरह पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित कौन था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी हुआ करती थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है मगध, ऑप्शन बी दिया है कौशल, ऑप्शन सी दिया है अंग, ऑप्शन डी दिया है मत्स्य। दोस्तों क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए मगध। मगध ही था जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मगध के बारे में हम लोग जान ही गए कि उसकी राजधानी क्या क्या थी। चलिए इस पे कौन कौन से वंश शासन किया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंशों ने शासन किया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए दे रहा है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी दे रहा है आसफ अली, ऑप्शन सी दे रहा है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी दे रहा है उषा मेहता। क्या होगा दोस्तों? इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 में, कब? 1917 में अध्यक्षता की थी। कलकत्ता की अध्यक्षता उन्होंने 1917 में की थी। और 1916 में बात किया जाए तो यह 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। कहाँ पे की थी? तो मद्रास में। ये याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो दोस्तों ये चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पे। आइए 10वां दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी के संस्थापक में से एक था? ऑप्शन ए दे रहा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दे रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दे रहा है चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी दे रहा है बाल गंगाधर तिलक। इसमें क्या होगा दोस्तों? कौन थे? तो हम बात करें तो ये ऑप्शन था सी। क्या होगा? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास थे। यह होम रूल आंदोलन, होम रूल क्या था दोस्तों? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1 जनवरी। किसके द्वारा? तो दोस्तों 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।